हेलो। आप सबका बायोलॉजी फॉर ऑल वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी और बायोलॉजी में आज आपको रेस्पिरेशन के कुछ आगे के स्टेप्स बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, कल जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था उसमें रेस्पिरेशन की डिफिनीशन के बारे में बताया था। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फूड को ऑक्सीडाइज करके ऐसी एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है जिसके सहारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल सके। और उस एनर्जी का नाम एटीपी है। एटीपी को ही हम लोग मेटाबॉलिक एनर्जी कहते हैं। ये जो फूड है यह एटीपी में रेस्पिरेशन के सहारे ही कन्वर्ट होगा। यही वो प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इस तरह से हम पाएंगे कि फूड को हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के रूल मालूम हो तो एक रूल पढ़ाया जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। ये ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है एक से दूसरे रूप में, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। यानी जो एटीपी बायोलॉजिकल एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, वो ट्रांसफॉर्म होगी। वो ट्रांसफॉर्म कहाँ से हो रही है? फूड से हो रही है। किस प्रोसेस द्वारा हो रही है? रेस्पिरेशन के द्वारा हो रही है। इस तरह से रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस हुई। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हुआ। इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इसको एक्सर गोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऑप्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस के रूप में भी रहेगा। जब किसी फिजिकल प्रोसेस में या केमिकल प्रोसेस में एनर्जी डिस्चार्ज हो, रिलीज हो, तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। लेकिन जब किसी लिविंग सेल में यही प्रोसेस हो, एनर्जी का डिस्चार्ज या रिलीज हो, उसको हम एक्सोथर्मिक के बजाय एक्सर्गोनिक कहते हैं। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है यह एक बार में रिलीज ना होकर स्टेप बाय स्टेप होती है। यानी एनर्जी रिलीज जो रेस्पिरेशन की है वह सीक्वेंस में होने वाली प्रोसेस है और इट इज एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस। एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है और यह एनर्जी का डिस्चार्ज बिट बाय बिट होता है। यदि एक बार में ही सारी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाए रेस्पिरेशन की, तो जो एंजाइम होते हैं प्रोसेस को चलाने वाले, वो जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर पाने के कारण कोआगुलेट कर जाएंगे और प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी। यानी हर एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के ऊपर जाने पर एंजाइम्स का कोआगुलेशन हो जाता है या सॉलिडिफाई हो जाता है। और ध्यान रखना है, एंजाइम्स कोलाइडल फॉर्म में ही फंक्शनल होते हैं। जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं तो वह कार्य नहीं करते हैं। एक और बात जानिए, जब फूड का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है तो देयर विल बी रिलीज ऑफ CO2 गैस प्लस ई एन एनर्जी। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है, ऑलवेज O2 इज नॉट नेसेसरी। O2 इज नॉट नेसेसरी। थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो हटा दे रहे हैं। नेसेसरी फॉर
फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है, जैसे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। यहां हम एक और बात बता दें, प्लांट्स में, प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ। ये शायद आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो उसी से काम चला लीजिए। आगे, रेस्पिरेशन, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनका नाम हम बता रहे हैं आपको, कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स जिसमें दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं और रात के समय खुलते हैं। ऐसे स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। दिन के समय जब स्टोमेटा बंद रहता है तो गैस का एक्सचेंज कैम प्लांट्स में नहीं होता, यानी रेस्पिरेशन तो होता है लेकिन वो गैस CO2 डिस्चार्ज नहीं करती। फिर वो CO2 होती क्या है? वो पौधे दिन के ही समय उस CO2 को एसिडिफाई करके एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और उस एसिड का उपयोग रात के समय जब स्टोमेटा खुलता है तो करते हैं। एक और बात, जब हम रेस्पिरेशन की पढ़ाई करते हैं तो किस सबस्ट्रेट से, यानी किस फूड से, फूड को ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है, से एनर्जी निकल रही है, इसकी भी पढ़ाई करते हैं। मोस्टली जब प्रिफर्ड फूड, जो प्रिफर्ड फूड है, इट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद सेल को जो पसंद है, सेकेंड प्रिफर्ड फूड, दैट आर फैट्स। इसके बाद प्रोटीन्स, इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स। यह वह क्रम है जो हमने अभी लिखा कि किस क्रम में सेल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड को प्रीफर करती है। द मोस्ट प्रिफर्ड फूड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन रेस्पिरेशन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज फैट, थर्ड वन इज प्रोटीन, एंड फाइनली ऑर्गेनिक एसिड्स। हम एक ऐसी भी पढ़ाई है जिसके सहारे जान सकते हैं कि सेल किस प्रकार के फूड का उपयोग करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है, और वह जानने की जो व्यवस्था है उसका नाम है RQ। इसको हम लोग पूरा नाम रेस्पिरेटरी कोसेंट कहते हैं। RQ इज वॉल्यूम ऑफ CO2 released divided by volume of oxygen absorbed कब? ड्यूरिंग respiration at STP। रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकलता है और जो CO2 का वॉल्यूम निकलता है और जो ऑक्सीजन ली जाती है, इसी के रेशियो को हम लोग RQ कहते हैं। फॉर कार्बोहाइड्रेट RQ वैल्यू इज 1। आप पाएंगे जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन में होता है तो 6 CO2 का डिस्चार्ज होता है, जबकि 6 O2 निकलती है, और इस तरह से इसकी वैल्यू 1 हुई। और यही मोस्ट प्रिफर्ड फूड है। इसी वजह से जब दूसरे फूड का RQ वैल्यू निकालते हैं तो ये तय करते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितना RQ वैल्यू रखता है, यानी एक की तुलना में RQ वैल्यू कम है
या आर की वैल्यू ज़्यादा है। हम आपको बताते हैं फॉर फैट्स आर क्यू की जो वैल्यू है वह है लेस देन 1 और यह अप्रॉक्सीमेटली 0.7 है, 0.7 है। फॉर प्रोटीन्स आर क्यू वैल्यू जो है इट इज ऑल्सो लेस देन 1 और यह 0.92 के अराउंड है। अब अगला आता है फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड के लिए, मैलिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड के लिए यह वैल्यू 1.33 है। एक और चीज ऑक्जेलिक एसिड के लिए, ऑक्जेलिक एसिड के लिए आरक्यू की वैल्यू 4 है, यह बात याद करेंगे। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि आरक्यू की वैल्यू सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट वेरी कर रही है। आरक्यू को जिस अपरेटस से मेजर करते हैं, आरक्यू जिस अपरेटस से मेजर करते हैं उसका नाम गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर है। इसको गेनांग ने बनाया था। द apparatus used for measurement of respiratory quotient is Genong's respirometer. RQ gives an idea about the type of substrate being used for energy production during respiration. रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन सा फूड यूज हो रहा है इसका आइडिया हमें आरक्यू से लग जाता है। एक बात और, यदि एन एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही हो तो CO2 जो रिलीज हो रही है और जो O2 ली जा रही है, CO2 कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन O2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और किसी भी वैल्यू में जब हम 0 से डिवीजन करते हैं तो यह वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इस इनफाइनाइट को हम मोर देन 1, एक से तो अधिक ही हुआ। इट मीन्स RQ value for anaerobic respiration is always more than 1 for all kinds of respiratory substrate that may be either carbohydrate or fat or protein or organic acids। किसी भी फूड के लिए एनएरोबिक कंडीशन में RQ की वैल्यू मोर देन 1 होती है। तो आपको हमने आज 2 चीज बताया, एक कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम रेस्पिरेशन का मानते हैं, स्क्रीन पे हम ला रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने रेस्पिरेशन के बताते गए कि यह कैटाबोलिक प्रोसेस है या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है या एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। इसी को हम फिजिकल प्रोसेस में एक्सोथर्मिक कहते हैं। रेस्पिरेशन इज एंजाइम कंट्रोल process of energy removal या release, and energy released during respiration is bit by bit because it is controlled by enzymes। the release, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन में, इट विल रिलीज CO2 एंड एनर्जी। ऑक्सीजन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एज इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट में आपको एक पॉइंट लिखा गया है कि प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ, प्लांट्स रेस्पायर बट डू नॉट ब्रीथ। एक और बात याद रखनी है, वायरसेस डू नॉट रेस्पायर। आगे आगे आपको हमने बताया कि कैम प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होते हैं। सामान्यतः जो स्कोटो एक्टिव के अपोजिट होते हैं उनको फोटो एक्टिव कहा जाता है। फोटो एक्टिव स्टोमेटा आर दोज विच ओपन ड्यूरिंग डे एंड बिकम क्लोज एट नाइट। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा आर दोज विच आर क्लोज एट डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम एंड बिकम एट नाइट। तो जब दिन के समय कैंप प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो उस समय गैस का एक्सचेंज न होने से CO2 रेस्पिरेशन में भी निकलेगी नहीं, बल्कि इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विच विल बी यूटिलाइज्ड फॉर लाइट रिएक्शन। फूड और सबस्ट्रेट ही एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और ये फूड और सबस्ट्रेट हैं
कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड। अब आपसे एक सवाल किया गया एग्जाम में कि किस क्रम में फूड का उपयोग रेस्पिरेशन के दौरान होता है। वो क्रम मैंने लिख रखा है स्क्रीन पे, आप ध्यान से देख रहे हैं। यह क्रम है कार्बोहाइड्रेट पहले नंबर पे, उसके बाद फैट, फिर प्रोटीन, फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें याद रखना है कि जब कभी सेल कार्बोहाइड्रेट या फैट का उपयोग करे तो उस तरह के रेस्पिरेशन को फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जब प्रोटीन का उपयोग करे तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी on the basis of respiratory food, utilization of respiratory food, there are two types of respiration. One is floating. In case of floating respiration, cells utilize either carbohydrate or fat for energy production. The second type of respiration is protoplasmic respiration. In this case, cells utilize protein or proteinaceous substance for energy production during respiration. एक आगे की चीज और पढ़ाई गई जिसको हम जल्दी जल्दी समराइज कर रहे हैं, उसका नाम है आरक्यू वैल्यू। इसका पूरा नाम है रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट इज ए रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग respiration at STP. For carbohydrate, RQ value is 1. It is always 1 क्योंकि यहाँ CO2 और O2 का जो लेना और देना है वो इक्वल होने की वजह से यह वैल्यू 1 है। In case of fat, in case of protein, in both the cases RQ value is less than 1. In case of organic acid, for example malic acid, citric acid, its value is 1.33. In case of oxalic acid, its value is 4. ये याद रखना है आपको। आगे बताया गया कि आरक्यू का मेजरमेंट जिस अपरेटस से होता है उसका नाम गेनांक रेस्पायरोमीटर है। गेनांक रेस्पायरोमीटर इज एन apparatus used for measurement of RQ value. In case of anaerobic respiration, there will be no utilization of oxygen. Therefore, RQ value is always more than 1 for any kind of respiratory substrate. तो आज इतना ही। इस वीडियो से आपको जो लाभ मिले उसके बारे में जरूर बताइएगा। यदि कोई क्वेरी हो तो भी बताइएगा, हम उसका आपको समाधान देंगे। थैंक यू सो मच।